वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग भारतीय इतिहास के जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसमें बहुत ही हम लोग अंतिम चरण की ओर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जहाँ से प्रश्न आते हैं तो एक दो प्रश्न तो निश्चित तौर पे आते हैं। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जो संवैधानिक विकास है, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं जिसमें कई सारे अधिनियम पारित हुए 1773 से 1935 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि 1947 तक माना जाता है, लेकिन उस समय तो भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक माना जाता है। तो हम लोग पूरा डिटेल में इसे देखेंगे, एक एक चीज़ बारीकी से हम लोग देखेंगे। जैसे कि जो 1935 का अधिनियम था, उसके बाद 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, 1813 ईस्वी था, 1862 ईस्वी का था, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद 1781 ईस्वी का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, बंदोबस्त नियम, अस्थाई बंदोबस्त। तो ये सभी चीज़ें हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस भारत के संवैधानिक इतिहास को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिनसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में आज्ञा पत्र प्रदान किया था। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, तो जब अंग्रेजों का आगमन होता है भारत में, तो दिसंबर 1599 ईस्वी को एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। और जेम्स प्रथम के आदेश पर इस कंपनी को 15 दिनों की अनुमति मिली। और चूंकि उस समय महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ। 1600 ईस्वी में वे क्या हो गए, तो उन्हें आदेश मिला कि आप जाइए भारत में व्यापार कीजिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र दिया, एक लेटर दिया था। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। 1613 ईस्वी से 1757 ईस्वी के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का विस्तार हुआ। चूँकि 1757 ईस्वी में पहला गवर्नर बना कौन, तो पहला गवर्नर बना था प्लासी के युद्ध के बाद, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी था, उसमें पहला गवर्नर बना था प्लासी के युद्ध के बाद। और वहाँ तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह प्रसार में लगा हुआ था, केवल व्यापार करता था। और अब धीरे धीरे वे प्रशासक बन चुके थे। तो 1613 से 1757 ईस्वी के बीच याद रखेंगे अपनी गतिविधियों का क्या किया इन्होंने, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों का विस्तार हुआ। इसके बाद 1757 से 1764 ईस्वी के बीच जो पलासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और पूर्वी भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। पूर्वी भारत अर्थात जो बांग्लादेश और हुगली का क्षेत्र है, जहाँ से अंग्रेजों का व्यापार होता था, तो हिंद महासागर का वो क्षेत्र, उन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। और अब ये क्या हो गए, तो व्यापारी से शासक बन बैठे। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इसके तहत क्या मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अर्थात इन तीनों क्षेत्रों पर अब जो है अंग्रेजों का फ्री ट्रेड हो गया, यह मुक्त व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया। अर्थ एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गए। जो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, तो जो पहली संधि हुई थी वह तो शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ, वह जो हुआ था सुजाउद्दौला के साथ। लेकिन दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, चूँकि उस समय भारत का मुगल सम्राट यही था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ये भी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था की भी
शुरुआत हो गई। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की रॉबर्ट क्लाइव ने। हालांकि इसे समाप्त भी कर दिया किसने, तो वारेन हेस्टिंगस ने। तो द्वैध शासन अर्थात जमींदार जमीन हड़पते थे और उनसे टैक्स वसूलते थे कौन, अंग्रेज। शासन व्यवस्था था किसके पास, अंग्रेजों के पास, लेकिन जो टैक्स वसूलने का काम होता था वह जमींदार करते। एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से और डायरेक्ट रूप से दोनों तरह से वह भारतीयों पर शासन कर रहे थे। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। तो ये तो था परिचय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का थोड़ा सा हम लोग परिचय देखे थे, जो चीज़ें हम लोग ये सभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चीज़ पूरा बारीकी से डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट्स जहाँ से प्रश्न आते हैं हम लोग उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में हुआ था। हमने क्या बताया था कि वारेन हेस्टिंगस के समय यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत जो गवर्नर था, जो गवर्नर का पद था वह बदल के अब गवर्नर जनरल का पद हो गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उस पर डायरेक्टली क्या हो गया, तो केंद्र का नियंत्रण हो गया था। सेंट्रल पावर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी भारत में। तो चलिए देखते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट को। एक चीज़ याद रखेंगे कि जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ। हालांकि ये चीज़ें पूछे तो नहीं जाती, अभी तक तो नहीं पूछी गई, तो बाय द वे पूछा जा सकता है। तो नियम याद रखेंगे कि इसके समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ। तो जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे लॉर्ड नॉर्थ थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। संसदीय नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि जो पावर है वह संसद के हाथों में चला गया, केंद्र के हाथों में चला गया। तो इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं कर सकते हैं, तो उन पर भी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका नियंत्रण शुरुआत हो गया, तो संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। इम्पॉर्टेंट है। अब जो है हमने बताया भी था कि पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया था, तो वारेन हेस्टिंगस। तो अब गवर्नर का पद समाप्त हो गया। तो कितने गवर्नर के पद पर थे, तो पहला तो था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद कौन बना, तो उसके बाद बना जॉन कार्टियर और उसके बाद वरेलास्ट बना। तो ये सभी बने थे। उसके बाद कुछ और बने थे, हालांकि 2 ही 3-4 बने थे गवर्नर। उसके बाद ये जो बना था जिसका नाम है वारेन हेस्टिंगस 1772 ईस्वी में, यहीं से गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई। तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और यह प्रथम गवर्नर जनरल भी था। तो बंगाल का गवर्नर जो था अब गवर्नर जनरल बन गया और साथ ही साथ बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस बना। तो याद रखेंगे कि इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसका पद समाप्त हो गया और अंतिम गवर्नर कौन बना, तो गवर्नर का पद समाप्त हुआ तो अंतिम गवर्नर बना कौन, वारेन हेस्टिंगस। और उसके बाद 1772 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी तक यह तो गवर्नर रहा, लेकिन जैसे ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो अब यह जो वारेन हेस्टिंगस था वह गवर्नर जनरल बन गया। तो याद रखेंगे कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो यही वारेन हेस्टिंग्स। जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। तो ये भी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी वह बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। यह भी चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, याद रखेंगे। देखा जाए तो जो बंगाल था वह तो अपने आप में एक प्रेसिडेंसी था ही, तो बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीनों प्रेसिडेंसियों का अब हेडक्वार्टर कौन हो गया? तो बंगाल हो गया। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। शासन संचालन हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसके कौन कौन से सदस्य थे? तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग मॉनसन और बरबेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शासन चलाने के लिए एक 4 मेंबर की काउंसिल का गठन किया गया, जिसके सदस्य कौन कौन से थे? तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग मॉनसन और बरबेल। तो याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, जैसे कि 3 दे देगा और 1 नहीं देगा, या फिर इनमें से सभी, इनमें से कोई एक, तो यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन चारों का नाम याद रखेंगे कि जो शासन संचालन करने के लिए जो 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया, तो उसमें 4 सदस्य कौन कौन से थे? तो एक का नाम था फिलिप, दूसरे का नाम था फ्रांसिस, तीसरे का नाम था क्लेवरिंग, चौथे का मॉनसन और बरबेल। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरबेल। 4 सदस्यीय दल का निर्णय बहुमत से होता था तथा यह एक बंधनकारी संस्था थी, अर्थात यह संसद के अधीन बंधन में थी। तो इन 4 सदस्यीय दलों का जो निर्णय होता था वह बहुमत से होता था, अर्थात अगर बहुमत बन गए तो वही निर्णय होता था। ऐसा नहीं कि इनमें से एक व्यक्ति का निर्णय हो गया तो वह कानून बन जाएगा, ऐसा नहीं, चारों का निर्णय होना जरूरी था। तो 4 सदस्यीय दल का निर्णय बहुमत से होता था और यह एक बंधनकारी संस्था थी, अर्थात यह संसद के बंधन में थी। गवर्नर जनरल के 2 मत होते थे, एक सामान्य मत और दूसरा अध्यक्षीय मत। तो ये जो गवर्नर जनरल होते थे उनके 2 मत होते थे, एक जनरल मत और दूसरा एक अध्यक्ष का मत। अध्यक्ष के मतों को जितने सारे सदस्य होते थे उनके मानना होता था, या फिर जितने सारे सामान्य मत होते थे उनकी सहमति कौन देता था? तो अध्यक्ष देता था। तो गवर्नर जनरल का 2 मत होता था, एक सामान्य मत और एक अध्यक्षीय मत। अर्थात यह जो गवर्नर जनरल के पास गवर्नर जनरल होता था वह बाद में इस अध्यक्ष के मत को और सामान्य के मत को दोनों को टैली करके क्या देता था? तो अपना मत देता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार, दान आदि लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे वे कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा भारतीयों से क्या करते थे? उपहार लेते थे, दान लेते थे। तो ये सभी क्या कर दिया गया? तो प्रतिबंध लगा दिया गया कि इनके जो कर्मचारी होते थे, ये कर्मचारी व्यापार पर दान लेते थे, टैक्स लेते थे, उपहार लेते थे, तो इन सभी पर संसद ने क्या कर दिया? तो बैन लगा दिया 1774 ईस्वी में। तो यह फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तथा उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एलिजा इम्पे बने थे। और अन्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। तो 1774 ईस्वी में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एलिजा इम्पे बने थे, सर एलिजा इम्पे। इसके साथ साथ और भी न्यायाधीश बने थे, जैसे कि चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। तो ये सहायक न्यायाधीश बने थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई। तो इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क थे, कर्मचारी थे, इसके मेंबर थे, तो इनके वेतन में वृद्धि कर दी गई
इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है, यह एक रास्ता खोल दिया कि आगे का जो अंग्रेजी साम्राज्य था वह विकास किस प्रकार किया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि देखा जाए तो इसका ट्रैक किसने तैयार किया, तो इसका ट्रैक तो जो पहला गवर्नर था उसी ने तैयार कर दिया था प्लासी के युद्ध में ही, याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जिसे हम लोग नियंत्रण अधिनियम भी कहा जाता है। इसीलिए तो इसे संसदीय नियंत्रण, रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है, नियंत्रित, तो नियंत्रित अधिनियम, अर्थात अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने इसका ट्रैक तैयार कर दिया था। तो ये तो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। इसके संबंध में कुछ और फैक्ट हम लोग देख लें। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे कि तीनों जो प्रेसिडेंसी थे, कौन कौन, बंगाल, मद्रास और बम्बई, इन तीनों के लिए अब एक ही गवर्नर जनरल नियुक्त हो गया और इनका कार्यकाल कितना हो गया, तो 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। तो एक जो गवर्नर जनरल बनेंगे उनका कार्यकाल अब कितने वर्ष निर्धारित कर दिया गया, तो 5 वर्ष। तो तीनों प्रेसिडेंसी अर्थात बंगाल, मद्रास और बम्बई के लिए एक ही गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी और इनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल के जो चारों सदस्य थे, अभी हमने बताया था कि गवर्नर जनरल के कितने सदस्य अब होने लगे, तो 4। तो इनका कार्यकाल भी कितना वर्ष निर्धारित कर दिया गया, तो 5 वर्ष। तो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के चारों सदस्य, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सैन्य, राजस्व और नागरिक मामलों की जानकारी देना अब अनिवार्य हो गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सैन्य, राजस्व और नागरिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य हो गया। अर्थात अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अनिवार्य रूप से, चूंकि उन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि जितनी सारी सैन्य, राजस्व और नागरिक मामलों की जानकारी है, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को केंद्र सरकार को तो जानकारी देना आवश्यक ही हो गया होगा। तो इस प्रकार यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सैन्य, राजस्व और नागरिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य हो गया। तो ये तो था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, नियंत्रित अधिनियम। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जो 1781 ईस्वी का, जिसको सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है बंदोबस्त अधिनियम। तो जो बंदोबस्त अधिनियम था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, यह कब पारित हुआ, 1781 ईस्वी में। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त का अधिनियम 1781 ईस्वी में पारित हुआ था। याद रखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ, तो 1781 ईस्वी में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में सरकार को सहयोग देने, राजस्व के नियमित संकलन तथा इस अधिनियम के द्वारा भारत में सरकार को सहयोग देने, राजस्व के नियमित संकलन तथा तो इस 1781 ईस्वी के जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जिसे हम लोग बंदोबस्त का अधिनियम कहते हैं, तो इसके तहत, इस अधिनियम के तहत भारत में सरकार को सहयोग देने तथा राजस्व के नियमित संकलन तथा भारतीयों के प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देने पर बल दिया गया। इम्पॉर्टेंट है। तो 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत, बंदोबस्त अधिनियम के अंतर्गत भारत में सरकार को सहयोग देने तथा राजस्व को नियमित संकलन करने तथा प्राचीन विधियों और परंपराओं को मान्यता देने पर बल दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अपने अधिकारिता से बाहर हो गए। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों की अधिकारिता से बाहर हो गए, अर्थात इन्हें अब जो शासन प्रबंधन से बाहर कर दिया गया। इनके जो शासन का अधिकार मिला था, अब ये उनसे
अब इन शासन व्यवस्था से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अधिकारिता से क्या हो गए, तो बाहर कर दिए गए। इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो ये जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल का गवर्नमेंट था, उसे केवल 3 ही प्रेसिडेंसी पर अधिकार मिला था, बंगाल, उसके बाद बम्बई और मद्रास। तो तीनों प्रेसिडेंसियों पर तो अधिकार मिल गया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन इस 1781 ईस्वी के बंदोबस्त अधिनियम के तहत इसी के समय अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी यह अधिकार प्रदान कर दिया गया। कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया और यह भी कहा गया कि राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली जाए। तो ये जो कलकत्ता का स्थित जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसके न्याय क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया इस 1781 ईस्वी के जो बंदोबस्त नियम था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। और यह भी कह दिया गया कि जो राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है, उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 1773 इसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो वह केवल बंगाल का ही मुकदमा दिखता था और बंगाल से बाहर का मुकदमा तभी देखा जाता था जब बंगाल के बाहर और बंगाल के क्षेत्र में कोई सहमति हुई थी तब। तो इस प्रकार जो है इस 1781 ईस्वी के जो अस्थाई बंदोबस्त की नीति थी, अधिनियम था, बंदोबस्त अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया और यह भी कहा गया कि राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली जाए। उच्चतम न्यायालय कानून बनाते समय तथा उन्हें क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान किया जाए। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट यह टर्म है कि इस अधिनियम में क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय कानून बनाते समय तथा उन्हें क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज का भी सम्मान किया जाए। यह बात कहा गया 1781 ईस्वी के यह जो बंदोबस्त अधिनियम था उसके अंतर्गत, याद रखेंगे। साथ ही साथ यह जो 1781 का बंदोबस्त अधिनियम था, इसमें जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां रह गई थीं, उसे दूर करने का प्रयास किया गया। तो इसे भी लिख लेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत सत्रह सौ तिहत्तर की रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया। खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी, तो उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया गया इस 1781 ईस्वी के जो बंदोबस्त अधिनियम था उसके अंतर्गत। तो यह तो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1781 ईस्वी का कौन सा अधिनियम, तो बंदोबस्त अधिनियम।
इसके बाद हम लोग देखेंगे 1781 ईस्वी में ही एक बंगाल न्यायालय अधिनियम लागू हुआ था। हालांकि ये तो चीज़ अभी हम लोगों ने देख भी लिया था कि बंगाल के जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके न्याय के क्षेत्र को क्या कर दिया गया था, तो परिभाषित कर दिया गया था। याद रखेंगे कि उनकी शक्तियों के संबंध में उत्पन्न भ्रांतियों को दूर किया गया। किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय। तो यह भी, हालांकि इसको हम लोग छोटा सा फैक्ट है देख लेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स भारत अधिनियम 1784, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ये सभी हम लोग देखेंगे और इसी प्रकार से ये टोटल अधिनियम समाप्त करेंगे। ये सभी चीज़ें जो हैं, जो इंडियन पॉलिटी है उसमें भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत में हम लोग इंडियन पॉलिटी के यही चीज़ें पढ़ते हैं। तो यह मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी फैक्ट है और इंडियन पॉलिटी का भी फैक्ट है। तो इस प्रकार हमारा दोनों सेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी में इसे अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इस पिट्स एक्ट को, पिट्स इंडिया एक्ट को 1784। तब तक नमस्कार, जय हिंद।